हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीए क्लासेस। आज अपन ने पिछली क्लास में प्रोजेक्टाइल्स, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑन मतलब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, ये सब चीजें पढ़ ली हैं। बाकी कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए हैं काइनेमेटिक्स के। अब अपन थोड़े आगे वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट होता है। ग्राफ मीनिंग मतलब वीटी ग्राफ होगा आपका, और एसटी वीटी ग्राफ होगा, एटी ग्राफ होगा, और एसटी ग्राफ भी होता है, लेकिन आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो इस तरह की चीजें आती हैं। अभी ग्राफ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि जो कि हमसे जो प्रॉब्लम में पूछा जाता है, जो जेई के प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर सीबीएसई में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें हमें ऐसा दिया हुआ होता है। इस तरह का हमारे पास वीटी ग्राफ होता है। जैसे वीटी ग्राफ है, वीटी मतलब वीटी मतलब वी मतलब वेलोसिटी, टी मतलब टाइम। यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगा और एक्स एक्सिस पे टाइम होगा। अभी ये आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ दिए होंगे। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उनके ऊपर है जिन्होंने जो प्रॉब्लम जो फ्रेम किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो वीटी ग्राफ होगा, इसमें अगर सपोज ये वीटी ग्राफ आपका इस तरीके से है, तो ऐसा होता है कि इन द वीटी ग्राफ, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए टाइम t1 टू t2, तो area under this curve represents the displacement from time t1 and t from time t1 to t2. How? मतलब this area will be equal to displacement from t1 to t2, यानी कि x2 माइनस x1। ऐसा क्यों होता है दिस एरिया? क्योंकि हमें ये पता होता है भाई, जब आप 12th क्लास में जाओगे, जब 12th अगर आप 11th में हो करंटली, तो आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं, उनको मुझे लगता नहीं कि उनको दिक्कत आनी चाहिए। अगर उन्होंने वो पढ़ लिया है तो, मतलब एरिया अंडर इंटीग्रेशन अगर उन्होंने पढ़ लिया है तो। फिर भी मैं बता देता हूँ। एरिया अंडर इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये, सॉरी, एरिया अंडर द इंटीग्रेशन नहीं, उसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व नाम का एक चैप्टर है, उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के नाम से भी बोलते हैं, जेई एडवांस में या जेई में। तो उसमें क्या होता है कि ये जो वाई एक्स, ये है वाई एक्सिस। सपोज आपके पास कोई एक ग्राफ है इस तरीके का ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो उसमें क्या होता है, अगर ये है आपका कर्व, तो दिस एरिया दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 से लेके x2 तक y dx, वेयर y क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व जिसको हम हमेशा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में लेते हैं। ये बेसिक चीज होती है, जो कि आप एरिया अंडर द कर्व में पढ़ोगे 12th क्लास में, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ोगे। दूसरी चीज, अगर हम सेम चीज अगर इसमें लेते हैं, मतलब अगर हम यहाँ वाई एक्सिस में लेते हैं, वाई एक्सिस के अंदर का कर्व, ये डाउट आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि अगर हम लोग सेम एरिया अगर अपन वाई एक्सिस में लेते हैं फ्रॉम y1 टू लेके y2 तक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू, ये जो एरिया होता है, दिस रेड कलर एरिया जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस एरिया A2 होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स डी वाई, और इसकी रेंज होती है y1 से लेके y2 तक। x क्या होता है? जब सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ माई कर्व। यहाँ पर मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने इस जगह पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डाल दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया x1 से लेके x2 तक।
तो जो मेरा एरिया आएगा वो एरिया होगा ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। और सिमिलरली अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मुझे y एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू रूट y, और दिस x की वैल्यू मैं यहाँ पर रूट y डालूंगा और फिर रूट y डालने के बाद मैं करस्पॉन्डिंग रेंजेस डालूंगा y1 से लेकर y2 और ये एरिया निकल के आएगा। ये मैंने आपको, ये चीज मैंने समझाई है आपको एक एग्जांपल के थ्रू। मतलब जो कर्व लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली एक पैराबोला की इक्वेशन है। ये आप कोनिक सेक्शन में पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास का टॉपिक है। तो ये पैराबोला होता है, तो ऐसे ही कोई भी कर्व, कोई भी एक रैंडम कर्व होता है, उसके एरिया ऐसे निकालते हैं। तो ये है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो जिसकी आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे ही यहाँ पर वीटी ग्राफ है। अब आपको ये पता होता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट और t इज टाइम। तो dx क्या हो गया, dx इज इक्वल टू वी डी टी हो गया। यहाँ ध्यान देना, यहाँ v और y, मतलब मैं इससे इससे कंपेयर कर रहा हूँ जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। y, यहाँ v इज y v है और x t है। तो हमारा ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रल y dx, दिस एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल y dx, मतलब इंटीग्रल v dt। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, स्टेप वाइज चलते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt, तो हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रल, और मैं लिमिट रख देता हूँ t1 से लेके t2 तक, x1 से लेके x2 तक। तो मेरे पास जो इसका जो एरिया है, ये जो इंटीग्रल v dt आया, मतलब इंटीग्रल y dx, वो क्या था, एरिया था। अगर मैं इस कर्व के नीचे का डायरेक्ट का एरिया निकालता हूं तो ये आएगा, दिस इज एरिया। क्योंकि हमने ये सीखा है अभी अभी कि जब भी हम एरिया निकालते हैं, जब ये एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो वो इंटीग्रल y dx होता है। y यहाँ पर वेलोसिटी है, x यहाँ पर टाइम है, तो v dt करस्पॉन्डिंग x वेरिएबल है, तो x की जो लिमिट्स हैं, यहाँ पर t था तो t की लिमिट्स डाल दी मैंने, तो वो एरिया हो गया, एरिया अंडर द कर्व। ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर vt कर्व। अब सिमिलरली अभी यहाँ पर तो मैंने वीटी कर्व बनाया है। अब सपोज मैं यहाँ पर वीटी कर्व की जगह पर यहाँ पर मैं एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ। एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ यानी कि y है हमारा एक्सेलेरेशन, तो x है हमारा टाइम, ये है हमारा एक्सेलेरेशन, ये है हमारा a इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब कर्व है, एक्सेलेरेशन का कर्व है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब हमें यहाँ पर दो लिमिट्स दी हुई हैं, मुझे यहाँ से यहाँ तक टाइम है मेरे पास, ये है टाइम t1, ये है टाइम t2। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। अगर मैंने इसका जो एरिया निकाला, इसका जो एरिया आएगा, ये एरिया मैंने निकाला, तो ये क्या होगा, दिस इज t1 से लेके t2 तक a dt, a is y, t is x, y dx, इंटीग्रल y dx। तो ये हो गया अपन का एरिया। अब हम देखते हैं कि a एक्चुअली क्या होता है, a होता है अपन का dv अपॉन dt, where v is velocity, t is time, dv is equal to a dt। इंटीग्रेट करोगे आप दोनों साइड पे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका v2 माइनस v1, मतलब एट टाइम t2 जो आपकी वेलोसिटी है, टाइम t2 आपकी जो वेलोसिटी, t2 पे जो आपकी वेलोसिटी है वो v2 माइनस वेलोसिटी v1 जो t1 पे वेलोसिटी है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ADT t1 से लेके t2 तक इंटीग्रल ADT व्हिच इज इक्वल टू एरिया अंडर द AT कर्व। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या आया है
v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 से लेके t2 तक a dt विच इज एरिया अंडर AT कर्व। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एक और चीज जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूजफुल होगी, एरिया अंडर AT कर्व इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। तो इन चीजों को यूज करके अपन वेलोसिटी वो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं और उससे अपन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो उसको टाइम को सेव करने के लिए अपन लोग एरिया अंडर द कर्व यूज करते हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स वो लोग ऐसे देंगे IIT JEE एडवांस में या JEE में कि आपको एरिया अंडर द कर्व यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे प्रॉब्लम लेंथी हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन से। पर यूजुअली इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आती है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट जो ग्राफ आपको पता होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट ग्राफ जो है वो है एक तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना आपको अच्छे से आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में अगर आप मैं ये बोलूंगा स्ट्रेट लाइन को ग्राफ तो आप कैसे सीखोगे। अगर आपको नहीं आता है तो यूजुअली 11th क्लास का टॉपिक होता है, ये सब बच्चों को आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, बस एक लाइन याद रखो, एक इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखो, दिस इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, इसका x इंटरसेप्ट होता है a, 0, y इंटरसेप्ट होता है 0, b। मीनिंग x इंटरसेप्ट मतलब कि ये कहाँ पर x, ये लाइन कहाँ पर x एक्सिस को कट कर रही है, दिस डिस्टेंस इज a। y इंटरसेप्ट इज ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रही है, दिस इज b। ये b इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b। तो ये होती है बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सपोज मान लो ये x और y है, मतलब कि यहाँ x और y पॉजिटिव है, a b पॉजिटिव है। अगर a b पॉजिटिव है इसका मतलब ये हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है। अब सपोज मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन आती है जो कि है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा, इसको आप ऐसे लिखो कि x बाई ए प्लस वाई बाई माइनस बी इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी है, ये है हमारा कर्व, ये है हमारे एक्स वाई प्लेन। अब इस पे क्या है कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे तो सही वहीं पे कट कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे a, 0 पे ये डिस्टेंस a है। पर जो y है y पे कहाँ कट कर रही है, नेगेटिव पे। नेगेटिव y एक्सिस होता है नीचे, यहाँ पर। तो मतलब कि ये नीचे कट कर रही है, नीचे नेगेटिव पे, नेगेटिव b। ये नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इसका मतलब नीचे नेगेटिव है यहाँ पे b तो यहाँ पर नीचे कट कर रही है 0, माइनस b पे। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई फॉर x बाई ए माइनस वाई बाई इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर x नेगेटिव है, मतलब आपकी इक्वेशन ऐसे दी हुई है कि माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जिस टाइप की इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब ये सेम है x बाई माइनस ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो इक्वेशन ये कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, पॉजिटिव एक्स पे इंटरसेप्ट कर रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है माइनस a, 0 पे। तो यहाँ पे इसका मतलब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से होगी। तो इस तरह से लाइंस को प्लॉट करते हैं यूजुअली। इक्वेशन ऑफ लाइन ये चीज अगर आपको आती है तो आपके मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, अगर स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी आती है तो। आप दूसरी चीज इसमें क्या, एक और चीज क्या पता होनी चाहिए, स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप क्या होता है। यूजुअली एक लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है, जैसे एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इक्वेशन इज योर स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। इसका स्लोप होता है माइनस a अपॉन बी। स्लोप निकालने के और भी तरीके हैं पर ये एक बेसिक तरीका है स्लोप निकालने, ये होता है बेसिक चीज। अगर आपको इतनी चीज आती है तो आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी जो कर्व होते हैं वो पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला वो सब आते हैं, लेकिन वो सब उतने कंफ्यूजिंग इतने आते नहीं है, कम आते हैं।
लेकिन अगर आप वो कोनिक सेक्शन पढ़ लोगे 11th क्लास में तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है एरिया अंडर द वीटी कर्व क्यों होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, और एरिया अंडर द एटी कर्व वेलोसिटी का चेंज डिफरेंस क्यों होता है, ये सब आप पता चलना चाहिए। अभी सेम चीज जो मैंने की है जैसे ए एक्सीलरेशन और टाइम में की है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में करता, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन डिफरेंट ये अलग चीजों में भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कहीं पर भी जहां पर भी आप इंटीग्रेशन करके यूज कर रहे हो तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एरिया अंडर दैट कर्व होगा। तो ये चीज हर जगह अप्लाई होती है। तो ये है आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्राफ्स, मतलब ग्राफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये यूज कैसे होता है। देखिए ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at constant rate beta to come to rest. With the total time elapsed is t, we can then calculate the maximum velocity reached and the total distance traveled. पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज ग्राफ। ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी 0 थी और फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गई है, मतलब कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, और फिर ये यहाँ पर पहुंची है, इसकी वेलोसिटी वी मैक्स हो गई है यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये नीचे आ गई है क्योंकि डिसेलेरेशन हुआ है। तो इसका जो ये है मतलब एक्सेलरेशन है ए डीवी बाई डी टी होता है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो डीवी बाई डी टी होगा क्योंकि वी वाई है और एक्स टी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये अल्फा, मतलब ये इंक्लिनेशन, ये कांस्टेंट एक्स, ये डीवी बाई डी टी हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन होता है, तो गिवन है ये अल्फा है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो अल्फा है, यानी कि ये एंगल स्लोप इज आल्सो इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा एंगल, टेन ऑफ दिस एंगल, टेन ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो ये है स्लोप अल्फा एंगल। ऐसे ही जो ये डिसेलेरेशन बीटा हो रहा है तो इसके केस में यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला बीटा होगा। अब अपन को क्या करना है, हम्म सपोज 0 से लेके इसको यहाँ तक ए तक पहुंचने के लिए, मतलब वी मैक्स तक जाने के लिए इसको टाइम t1 लगता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जब आप यूज करोगे, t1 लगा तो t1 इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन अल्फा हो गया। सिमिलरली डिसेलरेशन में ए से लेके सी, ए से लेके नीचे तक ये ओ ले लो इसको, आप उसको बी ले लो, तो जीरो से ले ओ से लेके ए तक इसको टाइम लगता है आपको t1, तो t1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाय अल्फा। ए से जब बी में जाओगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर आप फिर से लगाओगे तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है, तो 0 इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस यहाँ पे एक्सेलरेशन डिसेलरेशन हो रहा है बीटा, बीटा इंटू टी टू, अगर टाइम t2 लगाए यहाँ से a से b तक जाने हैं तो t2 विल बी इक्वल टू वी मैक्स अपॉन बीटा। अब इसमें दिया हुआ है कि इफ द टोटल टाइम elapsed is t seconds, मतलब t1 plus t2 is equal to t given है, तो दिस विल बी इक्वल टू वी मैक्स अपॉन अल्फा प्लस वी मैक्स अपॉन बीटा इज इक्वल टू टी। तो वी मैक्स इज इक्वल टू टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गया आपका पहला वाला सॉल्यूशन। दूसरा, इन्होंने दूसरी चीज क्या पूछी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब
हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे तो वो हो जाएगा, तो मतलब टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। एरिया अंडर द वीटी कर्व इज इक्वल टू हाफ इंटू ये वाइड, ये दिस इज वी मैक्स यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो t1 है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है तो t2 है। तो टोटल एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू वी मैक्स इंटू t1 प्लस t2 विच इज टाइम t। तो ट्राइंगल का एरिया होगा आपका हाफ इंटू टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, यानी कि टी स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन इंटू अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से हमने एरिया अंडर द वीटी कर्व यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, और ऊपर हमने नॉर्मल इक्वेशन लगाई। हाँ, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक और प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अपन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। एक्सेलेरेशन टाइम हमें एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ हमें दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड। तो हमें पता है कि v2 माइनस v1 क्या होता है, एरिया अंडर द एटी कर्व। तो एरिया अंडर द एटी कर्व क्या होगा अपन का, हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो 8 v2 माइनस v1। वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 उसमें 2 सेकेंड दिया हुआ है कि v2 माइनस 2 सेकेंड मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 8। तो v2 विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपली सॉल्व। यहाँ पर बस अपन ने एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया है। वो एक कॉन्सेप्ट क्या था कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द एटी कर्व। तो इस तरह से अपन ग्राफ को यूज करके अपन प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो, समझ लो, और फिर उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। और जो जेई में और IIT जेईई एडवांस में है, उसमें अगर सॉल्व करने में आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग फ्रीली डाउट फोरम फॉर DCM क्लासेस पे जाके अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। फ्रीली आपके वो डाउट्स विद इन 1 डे वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। तो बाकी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस जो फ्यूचर में डालता हूँ वो आपको सबसे पहले जल्दी जल्दी आ जाए, और जल्दी जल्दी उन कॉन्सेप्ट को सीख के अपने एग्जाम को क्रैक करो। थैंक यू।